अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और ये अक्सर और बेशतर आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स हों या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, उसमें लाजमी आता होता है। इसमें जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको किन किन कामों के लिए हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका तो हमने आपको पहले से पढ़ाया है कि हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसमें प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। जब प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, यानी वो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, और अगर इनके जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पहले से गिवन हो तो वो इनकी पावर बन जाती है। इस तरह से केसी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें केसी की मदद से ही पता चलते हैं। नंबर वन जो चीज़ है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमें केसी को देख के पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन में डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कि कितने प्रोडक्ट्स या कितनी प्रोडक्ट्स बने हैं या कितने रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं, उनकी कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल है, मौजूद है इस वक्त मिक्सचर के अंदर। तीसरी और अहम चीज़ जो हमें पता चलती है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम वो कंडीशंस वगैरह देख सकते हैं कि जिसमें हमें उसका केसी का एक्सटेंट हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जा रहा है या रिवर्स रिएक्शन की तरफ जा रहा है, या इसकी क्या नेचर होगी दोनों की। अब हम इसमें वन बाय वन ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करते जाते हैं। और ये अगर आप इसको वैल्यूज़ के तौर पर लेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। पहले तो हम देखते हैं जी हाउ इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसमें एक और चीज़ हमें पता चलनी चाहिए कि आपको जब भी आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना है, आपको केसी के अलावा एक और चीज़ का पता होना ज़रूरी है। उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जो है वो भी बिल्कुल सेम, उसका जो इक्वेशन बनती है वो बिल्कुल केसी वाली ही होती है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क होता है। मसलन केसी में हम जो बैलेंस्ड इक्वेशन लेते थे और ऊपर प्रोडक्ट्स होते थे कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती थी। सेम कैपिटल क्यू शो करता है रिएक्शन कोशेंट को, तो कैपिटल क्यू या रिएक्शन कोशेंट जो है उसकी भी सेम एक्सप्रेशन ऐसी लिखी जाएगी। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे लिखी जाएंगी। अब ये तो हो गई सिमिलैरिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि केसी जो है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फाइंड आउट होता है जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। जबकि क्यू की वैल्यू आप किसी भी टाइम पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले भी निकल सकता है और बाद में भी। यानी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अब आपने कोई रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से कोई एक साइड को चेंज किया है, मिक्सिंग कर दिया है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ने अब चेंज होना है। तो इस किसी भी एक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो क्यू, कैपिटल क्यू कहलाएगा, और इसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप पहले वाले फैक्टर्स को थोड़ा रिमाइंड करवा दें कि केसी हो या क्यू हो, दोनों के लिए टेम्परेचर का बताना ज़रूरी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्यू जो है वो रेशो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम other than equilibrium. इट्स कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है कि आपका जो क्यू है वो केसी से छोटी वैल्यू उसकी निकले। आप केसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो आप देखें कि क्यू की वैल्यू जो है वो केसी की वैल्यू से कम निकल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट और लेस रिएक्टेंट की ज़रूरत होगी आपको, ताकि आप इक्विलिब्रियम की तरफ जा सकें। यानी आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए
और रिएक्टेंट कम चाहिए ताकि आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया जा सके। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा करने के लिए आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि क्यू छोड़ा थोड़ा है और केसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलेगा, तो तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। सेकंड केस में क्यू अगर बड़ा है और केसी छोटा है, क्यू अगर बड़ा है तो केसी छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप को ज़्यादा रिएक्टेंट की ज़रूरत है और कम प्रोडक्ट की ज़रूरत है ताकि इस्टेब्लिश हो सके क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा रिएक्टेंट और कम प्रोडक्ट की तब ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब है कि आपको रिएक्शन बैकवर्ड आपका जाएगा, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तीसरी सिचुएशन जो है वो क्यू होता है केसी के इक्वल। अगर क्यू केसी के इक्वल है तो इट मीन्स के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, कोई शिफ्ट नहीं होगा आपका जो रिएक्शन है, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसमें हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर सकते हैं। मसलन ये कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड केसी की वैल्यू 6 थी, 6 × 10⁻⁻⁻1। अब आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, नाइट्रोजन गैस है प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है और इसने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाया। Predict the direction in which the system will shift to attain equilibrium when the concentrations of the species were found to be। अब आपको इनकी concentrations given है, मसलन हाइड्रोजन की concentration है 1 × 10⁻⁻2 मोलर, और मोलर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के साथ अगर मोल लगे हों तो आप उसको डेसीमीटर क्यूब उसको आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब के तौर पर ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻² थी, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻³ मोलर है और अमोनिया की 1 × 10⁻³ मोलर है। अब आपने फाइंड आउट करने के लिए क्यू के लिए आपने प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखा और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रखी, रेज टू पावर देयर मोल्स, जो आपके उससे पहले नंबर लिखा हुआ था एक कांस्टेंट। अमोनिया रेज टू पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन की है पावर 1 और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी पावर 3 है। अब इनकी आपने ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू निकलेगी 1 × 10⁻³ गिवन आपको ये था के सी 6 × 10⁻⁻1 है। इसका मतलब है क्यू की वैल्यू पावर +3 निकल रही है और के सी की वैल्यू पावर -1 में निकल रही है। इसका मतलब है क्यू बहुत बड़ा है के सी से। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट टू गेन द इक्विलिब्रियम। लेफ़्ट का मतलब ये हुआ के सी बड़ा है और क्यू बड़ा है और के सी छोटा है, तो रिएक्शन ने बैकवर्ड जाना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये तीनों केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो हम ये देखना चाहते हैं कि एडिशन, अगर प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितना चलेगा, क्या चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होंगी और क्या चीज़ें हमारे पास कम होंगी, और ये कितनी देर तक चलेगा, कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट नहीं होने वाला, किस साइड पर ये ज़्यादा कंप्लीट होने की तरफ जाएगा। इसके भी 3 ही केसेस हैं, इस वाली चीज़ के भी 3 ही केसेस हैं। इसमें आप जो केसेस देखते हो वो ये देखते हो कि जो आपका इक्विलिब्रियम है, केसी की वैल्यू है, क्या वो बहुत बड़ी वैल्यू निकल रही है, क्या वो बहुत छोटी वैल्यू निकल रही है, या केसी की वैल्यू ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी करीब करीब निकल रही है आपके जो गिवन है उसके अमाउंट के। तो अब केसी की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स के प्रोडक्ट्स में डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थी, रिएक्टेंट्स कम थे, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स जो हैं ज़्यादा आपको चाहिए होंगे। अब आपने इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करना है।
अगर केमिकल रिएक्शन के इसमें Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप इसमें हाइड्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस और से इसमें रिएक्शन हुआ है और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बने हैं। तो Kc की वैल्यू में हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू पावर 2 की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखी, नीचे हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन रखी। Kc की वैल्यू आपके पास गिवन है 5.4 इंटू 10⁻18 एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जब भी आप ये फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है आपने, तो आपने ये सपोज करना है कि रिएक्टेंट्स 1 मोल थे। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के वक्त आपने इस कैलकुलेशन के अंदर ये सपोज करना है कि आपने रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों की 1 मोल ली है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो आपका जो भी होगा वो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आपने हाइड्रोजन की जगह भी 1 पुट कर दिया, ब्रोमीन की जगह पे भी 1 पुट कर दिया और आपने Kc की वैल्यू की जगह पे 5.4 इंटू 10⁻18 पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की 2 मोल से तो वो पावर बनी है इसकी, तो उसको पावर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लिया हमने। जब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आपने इस कैलकुलेशन में आंसर आया 2.32 इंटू 10⁻9। इसका मतलब ये हुआ कि HBr की वैल्यू बहुत बड़ी निकली है। HBr की वैल्यू बहुत बड़ी निकली है। अब आप ये देखें कि अगर HBr की वैल्यू बहुत बड़ी है, Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये जो Kc की वैल्यू जो बहुत बड़ी है इसका मतलब ये है कि इससे हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मिक्सचर के अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, मिक्सचर के अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट है, यानी ज़्यादातर आपको मिक्सचर में रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। अब रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल हो चुका है। अगला पॉइंट जो हमें पता चलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसीलिए तमाम की तमाम चीज़ें प्रोडक्ट में यूज़ हो चुकी हैं, प्रोडक्ट बन चुकी है, रिएक्टेंट कम हो गए और रिएक्टेंट्स अनस्टेबल थे और प्रोडक्ट यहाँ पर स्टेबल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्टेंट ऐसे में जब Kc बहुत बड़ा हो, Kc की वैल्यू बहुत बड़ी निकल रही हो, तो आपको पता चलेगा रिएक्टेंट अनस्टेबल है और प्रोडक्ट स्टेबल है। उससे अगला पॉइंट हम देखते हैं कि Kc बहुत छोटा निकला है। Kc अगर बहुत छोटा निकले तो हम इसके लिए फिर एक रिएक्शन को देते हैं। उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, इसने 2 मोल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के बनाए हैं। Kc की वैल्यू है जी 1 इंटू 10⁻30 है टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड -30। Kc की वैल्यू के लिए फिर हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू डाली और फिर हमने वही सपोज़ किया कि रिएक्टेंट्स जो थे वो दोनों 1 मोल थे। आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों में और आपको आंसर मिला 1 इंटू 10⁻15। द कॉन्सेंट इसका मतलब ये हुआ कि NO की वैल्यू बहुत छोटी है। NO की वैल्यू बहुत छोटी है और Kc की वैल्यू उसके निस्बत NO की जो Kc की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। इसका मतलब ये हुआ, हमें इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ज़्यादातर रिएक्टेंट मौजूद है, प्रोडक्ट बहुत थोड़ी बनी है और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी फॉरवर्ड होता तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनती ना। तीसरा ये है कि रिवर्स रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कि मज़ीद दोबारा से वो उसकी तरफ वापस नहीं जा रहा। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट है वो रिवर्स होके रिएक्टेंट ही में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोबारा ज़हन में रखना है कि रिएक्टेंट स्टेबल है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स अनस्टेबल थी, तभी तो वो टूटी और सारे का सारा रिएक्टेंट बन गए। ठीक है ना, यानी इसीलिए तो मिक्सचर में आपको रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं। लास्ट जो इसका केस है उसमें यह है कि Kc इज़ नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। तो इसमें भी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O4 का आप देख लेते हैं एक रिएक्शन, उससे NO2 बना 2 मोल्स। Kc की वैल्यू 0.36 थी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें इसमें कोई 10 की पावर नहीं नज़र आ रही है आपको। तो Kc के अंदर अगर वैल्यू आपको 0.36 मिल रही है तो हमने फिर वही सपोज़ किया कि 1 मोल था नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, दैट इट इज़ N2O4 का, सॉरी मैं इसको पता नहीं क्यों गलत बोलती हूँ, इज़ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल्स ऑफ NO2 विल प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब यहाँ पर Kc ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक मुनासिब मिकदार में इसके मिक्सचर के अंदर मौजूद है, दोनों बराबर ऑलमोस्ट बराबर कॉन्सेंट्रेशंस में मौजूद हैं।
आपको यहाँ पे मोल्स के बराबर नहीं आ रहा, इसमें ऑलमोस्ट उनकी मोल्स कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो गए हैं। ना ही फॉरवर्ड रिएक्शन और ना ही रिवर्स रिएक्शन, दोनों में से कोई भी चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया तो दोनों का रेट बराबर हो गया। ठीक हो गया। तो अब हम जो इसका अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि अब जो अगला हमने देखना है, सॉरी बेटा, अगली जो हमने इफेक्ट्स इसका देखना था, द इफेक्ट्स द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस। और इसके लिए हमें ली शैटलियस प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है और उसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो पहले से रिकॉर्ड हुई भी है। तो जो थर्ड पॉइंट इसका था, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए आप ली शैटलियस प्रिंसिपल का वीडियो को स्टडी करें। तो बाकी दोनों फैक्टर्स हमने बहुत डिटेल में